चालू है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमारे यहाँ श्रृंखला चल रही है यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के और जीएस के सवालों को हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें ये दूसरा खंड है। इससे पहले हम 25 सवाल लगा चुके हैं। आज हम 25 सवाल से आगे यानी 26वां सवाल आज हम देखेंगे। 26 से लेके 50 तक के सवालों की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 25 सवाल ऑलरेडी लगा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियोज में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए, पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में है। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बोला था कि पंचायती राज से सवाल आना ही आना है, ये बात तय है। और ना केवल लेखपाल परीक्षा में, जितनी भी परीक्षाएं अब होंगी, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, वीडियो हो, जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सब में महत्वपूर्ण है ये। तो पंचायत समिति की यदि हम बात करें साथियों कि पंचायत समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर आते हैं। तो बहुत ही बेसिक इसका सवाल है और इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा ये कि जनता के द्वारा ये लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जनता डायरेक्टली इनको चुनती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग हो तो किस अवधि में चुनाव करवा लेने चाहिए? यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि में चुनाव हो जाने चाहिए, ये सवाल है आपका। ऑप्शन है 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 1 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? यदि पंचायत भंग हो जाए तो कितनी अवधि में इलेक्शन करा लेना चाहिए? इसका सही जवाब होगा साथियों 6 माह के भीतर इलेक्शन करा लेना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर इलेक्शन तभी होंगे जब पंचायत की अवधि, इलेक्शन साथियों तभी होंगे जब पंचायत की अवधि 6 माह से अधिक की शेष रह गई हो। ठीक, यानी जो री इलेक्शन होगा वो आपका तब होगा जब पंचायत का जो समय है वो 6 माह से ज्यादा का हो। मान लीजिए 1 साल रह गया हो, 2 साल रह गया हो, तब ये इलेक्शन हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पंचायत में रह गया है 4 महीने का समय और फिर आप री इलेक्शन करवाने के लिए आ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, इलेक्शन तभी होगा जब पंचायत की अवधि में 6 माह से ज्यादा का समय रह गया हो, तब हम इलेक्शन करवाएंगे। यदि 6 माह से कम का समय है तो इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि जो वीडियो होते हैं गांव में वही पंचायत को पूरा हैंडल कर लेंगे, वही संभाल लेंगे, इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो यहां पर कि जब री इलेक्शन होगा, जब पंचायत का री इलेक्शन होगा, तब जो नई पंचायत चुन करके आएगी वो 5 वर्ष के लिए नहीं आएगी, वो आएगी केवल शेष अवधि के लिए। ये भी आप समझ लें, ऐसा नहीं है कि जब री इलेक्शन होगा तो जो नई पंचायत आएगी उसका कार्यकाल पूरे 5 साल होगा, ऐसा नहीं है। उसका कार्यकाल रहेगा शेष अवधि तक, यानी 1 साल रह गई हो, 2 साल रह गई हो, 3 साल रह गई हो, जितनी भी रह गई होंगी उसके हिसाब से री इलेक्शन का जो समय है वही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 5 वर्ष का आपको समय मिलेगा। ऐसा नियम इसलिए है क्योंकि पंचायत के चुनाव एक साथ होते हैं, एक समय में होते हैं, इसलिए यह नियम बनाया गया है कि जब भी री इलेक्शन होते हैं तो शेष अवधि के लिए ही होते हैं, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होते। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास कोल डी हवा। सबसे पहले तो ये जो है हमारे टाइपिस्ट थोड़ा सा महान है और गलती कर देते हैं टाइपिंग करने में। ये जो शब्द है ये होगा कोल डी हवा। ठीक है, ये एक्चुअल में बिल्कुल सही शब्द है, कोल डी हवा। ये किस नदी के तट पर है, ये प्रश्न है। और चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कोल डी हवा क्या है। साथियों, कोल डी हवा एक पाषाणकालीन स्थल है, एक स्टोन एज साइट है। ठीक, एक पाषाणकालीन स्थल है कोल डी हवा, जो कि पड़ता है साथियों प्रयागराज में। ठीक है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कोल डी हवा इसलिए भी महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि कोल डी हवा से खुदाई के दौरान चावल के साक्ष्य प्राप्त। ठीक है, ठीक, तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कोल डी हवा से। और प्रश्न है ये कि किस नदी के तट पर है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा बेलन नदी। तब यहाँ पे लिखा हुआ बेलन सरिता, तो सरिता जो है नदी का ही पर्यायवाची है। इतना घबराने वाली बात नहीं है कि बेलन सरिता ये कौन सी नदी है, हमने तो नाम नहीं सुना, तो ये पर्यायवाची इसी का ही है, इतना कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है?
मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। मेहरगढ़ की यदि हम बात करें साथियों तो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और मेहरगढ़ साथियों इसलिए फेमस है क्योंकि मेहरगढ़ में सबसे पहले अन्न उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में या पाषाण युग के अंतिम समय में, नवपाषाण काल के समय में मेहरगढ़ से हमें चिन्ह प्राप्त हुए थे अन्न को उपजाने के। तो पाकिस्तान में पड़ने वाला मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर दुनिया में सबसे पहले अन्न को उगाया गया। अब ये किस नदी के तट पर है, ये आपसे पूछ रहा है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोलन नदी के तट पर ये मौजूद है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? ये आपको बताना है कि आर्यों की मुख्य फसल क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आर्यों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। आर्यों की यदि हम बात करें साथियों तो आर्य संबंधित है वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड से ये संबंधित है। और वैदिक सभ्यता को हम मूल रूप से दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के बारे में आपको बता दूं कि पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे ये खेती नहीं करते थे, पशुपालन पर इनका जीवन आधारित था। ये पशुपालन करते थे और खेती से इनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, बहुत ज्यादा खेती से इनका जुड़ाव नहीं था, ये करते थे पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में जब ये लोग आते हैं, ठीक, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय, तो उत्तर वैदिक काल में ये लोग कृषि करना शुरू करते हैं। ठीक, पूर्व वैदिक काल में ये लोग कृषि नहीं करते थे बल्कि पशुपालन करते। अब मुख्य फसल की बात कर रहा है, यानी स्पष्ट बात है कि उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर आपने उत्तर वैदिक काल इतिहास में पढ़ रखा है तो आप ये पाएंगे कि गेहूं, ऑप्शन है गेहूं, धान या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है फिलहाल गेहूं धान दोनों दिए हुए हैं तो दोनों सही हो जाएगा। और अगर हमें इनमें से कोई एक चुनना हो तो फिर हम जो है धान या गेहूं या धान की तरफ हम ज्यादा जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अरहर किसकी फसल है? फसलों से सवाल निश्चित रूप से पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, फसल चक्र से सवाल आते हैं। तो अरहर किसकी फसल है? तो इसका जो आंसर है साथियों वो है अरहर खरीफ की फसल है। थोड़ा मैं फसल चक्र के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि फसल चक्र किस तरीके से काम करता है साथियों। खरीफ की यदि हम बात करें तो खरीफ में वे फसलें आती हैं जिनको बोया जाता है साथियों, जिनको बोया जाता है मई और जून में, इनको बोते हैं हम लोग। खरीफ की फसलों की बात हो रही है। और अक्टूबर और नवंबर के समय में इनको काट लिया जाता है। यदि हम फसलों की बात करें कि खरीफ चक्र में कौन कौन सी फसलें सम्मिलित हो जाती हैं, तो साथियों खरीफ के अंतर्गत ज्वार, धान, ज्वार है, धान है, जूट है, ठीक है, इसके अलावा बाजरा, मक्का, ठीक, इसके अतिरिक्त सोयाबीन यहां लिख देता हूं, और कपास, ये सारी की सारी फसलें सम्मिलित होती हैं साथियों खरीफ के अंतर्गत। ये कुछ महत्वपूर्ण है, बाकी फसलें और भी हो सकती हैं। रबी की यदि हम बात करें, रबी फसलों की यदि बात की जाए तो अक्टूबर और नवंबर में इनको बोया जाता है। ठीक, अक्टूबर नवंबर में हम इनको बोएंगे और अप्रैल और मई में हम इनकी कटाई कर लेते हैं। अप्रैल और मई के महीने में इन फसलों को काट लिया जाता है। अभी जिन फसलों को यदि हम बात करें रबी की फसलों की बात करें तो अप्रैल मई में इनको काट लिया जाएगा। इसकी जो सर्व प्रमुख फसल है साथियों वो है गेहूं। गेहूं इसकी सर्व प्रमुख फसल है। इसके अलावा जौ यहां पर सम्मिलित होगा। इसके अलावा चना, मटर, सरसों, ठीक, ये भी आपका सम्मिलित इसमें हो जाएगा। मसूर भी कर लीजिए। ये सारी की सारी फसलें इसमें। और फिर हम बात करें यदि जायद की, तो जो समय बचता है रबी और खरीफ फसलों के बीच में, जो समय बच जाता है जब खेत में ना रबी है ना खरीफ की फसलें है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो उस समय में बोई जाती हैं साथियों जायद की फसलें।
जायद की फसलें प्रकृति का वरदान है इंसानों के लिए, क्योंकि उस समय में ये आती हैं जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वातावरण में बिल्कुल नमी नहीं होती। तब नेचर ने हमें ऐसा वरदान दे दिया है कि जायद की फसलें ऐसी फसलें होती हैं जब वातावरण में बिल्कुल नमी नहीं है, मई और जून में कोई पानी की संभावना नहीं है, अप्रैल और मई के बीच में, अप्रैल और जून के बीच में कोई पानी की संभावना नहीं है, प्री मानसून भी नहीं आता है। उस समय में हमें नेचर ने ऐसी फसलें दे दी हैं जो पानी से भरपूर है। जायद की फसलों की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका तरबूज, खरबूज, और ये ऐसी हैं जो पानी से भरपूर है, बहुत ज्यादा पानी आपको, तरबूज है, खरबूज है, इसके अलावा ककड़ी है, खीरा है, ये पानी से भरपूर फसलें हैं। अगर आपको प्यास लग रही है और आप एक खरबूजा खा लें, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको खरबूजा बोला जाता है, खरबूजा इसको खा लीजिए तो प्यास आपकी मिट जाएगी, क्योंकि पानी से भरपूर होता है। और तरबूजा की तो बात ही अलग है, पानी ही पानी होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। सवाल है अरहर का, तो अरहर भी खरीफ की फसल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34, जो कि है मेहरगढ़ से किस अन्न के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्न है, अन्न नहीं है। किस अन्न के साक्ष्य मिले हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ या तिल। अभी मैंने चर्चा किया था मेहरगढ़ के बारे में, मैंने बताया पाकिस्तान में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शहर है मेहरगढ़, जो कि बहुत ही फेमस है, अपनी पाषाण कालीन और इंडस वैली सिविलाइजेशन जुड़ा हुआ है। और यहां से जो है हमें विश्व में सबसे पहली बार अन्न को उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। वही सवाल है, अब बस ये पूछा है यहाँ पे कि कौन सा अन्न हमने यहाँ पे उगाया है। ठीक है, तो चावल, गेहूं, जौ, तिल। तो अभी एक आंसर देना होगा, तो हम इसका आंसर करेंगे गेहूं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है केवल गेहूं मिला है, जौ भी मिला है, ध्यान रखना, लेकिन अभी एक ही आंसर करना है तो फिर हमें गेहूं लगाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है। जब हम गांव में जमीन लेते हैं तो उसकी जो अंतिम इकाई है, यानी छोटी जो इकाई है, इनके अनुसार, इस सवाल के अनुसार आपको बताना है वो कौन सी। ऑप्शन है गज, हेक्टेयर, बिस्वा या बीघा, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। हेक्टेयर काफी बड़ा होता है, बिस्वा भी काफी बड़ा होता है, बीघा तो हम लोग जानते हैं कितने बीघा जमीन ले ली, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, गज हो जाएगी। बहुत आसान सवाल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक गाय कहां मिलती हैं। गाय कहां मिलती हैं। बीजेपी के शासन में गायों की काफी मौज है, तो गायों के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा गाय कहां मिलती हैं। और गाय भारत में काफी पूजनीय भी है, वैदिक सभ्यता से ही गाय का काफी महत्व रहा है। वैदिक काल में गाय को कहा जाता था अघन्या, जिसका वध ना किया जा सके, और गाय सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वैदिक काल में। तो वही सवाल है, भारत में सर्वाधिक गाय किस राज्य में मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। सही जवाब होगा इसका साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गाय हैं आज के अनुसार, पशुधन गणना के अनुसार हम ये बात कह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, नागपुरी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। ऑप्शन है बकरी, मुर्गा, भैंस या गाय। नागपुरी क्या है, तो नागपुरी साथियों क्या है, नागपुरी एक किस्म है भैंस की। ठीक है, भैंस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ बहुत ही फेमस है। देखिए ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय है 51 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य था वो कृषि पर केंद्रित था, कृषि विकास, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो हमने इस चीज पर बल दिया। बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना फेमस है किस चीज के लिए, कि सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना यही है। ठीक है, सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछता है कि कौन सी रही है, तो भैया आप आंसर करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना है, पांचवी हमने बताई दी आपको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई। ठीक, कब शुरू की गई किसान मित्र योजना, 2001, 2004, 1995 या वर्ष 2000। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है वर्ष 2001। 2001 में शुरू की गई है साथियों
किसान मित्र योजना, ये भी योजनाएं सीधे सीधे पेपर में आ जाती हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पुरानी योजनाओं का डेट याद रखना है, कौन सी योजना कब से शुरू हुई है, केवल इतना ही आपको याद रखना है, बहुत गहराई में सवाल यहां से नहीं आता है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स कब बनी है, सवाल है आपके सामने। साथियों, अगर हम एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बात करें तो जिस समय योगी जी सत्ता में आए थे उसी समय में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए कैबिनेट में, जिसमें पहला फैसला यह भी था कि जो भूमाफिया हैं, जो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनको किस तरीके से खत्म किया जाए। तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था वर्ष 2017 में। ठीक है, जो लोग अन्य गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, इसलिए बनाया गया था एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 2017 में। चलिए आगे देखिए, ग्रे क्रांति का, भूरी क्रांति यहां पर सवाल है। ग्रे क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन है आलू, अंडा, कुक्कुट या उर्वरक। ठीक, और फिलहाल जो इसका सही जवाब होगा साथियों वो होगा उर्वरक। ठीक है, ठीक, आलू की हम बात करें तो गोल क्रांति जुड़ी हुई है इससे। ठीक, अंडा के साथ रजत क्रांति जुड़ी हुई है। उर्वरक के साथ मैंने आपको बता ही दिया ग्रे है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कुक्कुट पालन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट में हमें देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ठीक है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में सवाल है, किस आर्टिकल में ये आपको मिलेगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, 243 डी, ठीक है, इसके अलावा 243 आई, ये आपका सवाल है, और 243 बी, ये चार ऑप्शन है। फिलहाल जो इसका सही जवाब है साथियों वो है अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, 243 आई इसका बिल्कुल सही जवाब है। 243 आई इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बात हो रही है राज्य वित्त आयोग की। अगर केवल वित्त आयोग पूछे तो सीधे सीधे पूछ रहा है सामान्यतः वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो आप आंसर करेंगे संविधान का अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। यहां पर वो बात करता है केंद्र की, लेकिन यहां पर राज्य का पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 243 आई। वित्त आयोग का काम क्या है साथियों? वित्त आयोग का काम है भारत में करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में, ये इसका एक प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है ना। वर्तमान समय में जो हमारा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक, ये 15वां वित्त आयोग है साथियों। चलिए अगला सवाल है, कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाएगी? हालांकि मैं सवाल में थोड़ा सा फेरबदल है, ये टाइपिंग की एरर है। एक्चुअल में यहां पर ये पूछ रहा है कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि बालिकाओं के लिए बजट में आवंटित की गई है। सवाल यहां पर ये होना चाहिए बजट में। ठीक है, ये थोड़ा सा उसने टाइपिंग में यहां पे गलती की है कि कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं के लिए आवंटित की गई है बजट में। बजट क्या, यहां पर बजट की बात है। ठीक है, तो बजट में जो इसके लिए प्रावधान किया गया है साथियों वो है, बजट में जो प्रावधान किया गया है साथियों वो यहां पर किया गया है कन्या सुमंगला योजना में, ये आई है 2019 में। ठीक है, और इसके लिए जो आवंटन किया गया है वो 12,000 करोड़ किया गया है। ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, 12,000 करोड़ जो है ये आवंटन किया गया है कन्या सुमंगला योजना में। ध्यान रखिएगा 2019 से ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसके अंतर्गत जो बच्चियां हैं उनको हम यहां पर 6 किस्तों में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाएंगे 21 वर्ष की उम्र होने तक। ठीक है, यानी जब वो पैदा होंगी तब उन्हें कुछ राशि मिलेगी, जब उनके पहला टीका लगेगा तब एक राशि मिलेगी। हालांकि राशि जो है वो अलग अलग है। ठीक, इसके अलावा जब वो क्लास 6 में एडमिशन लेंगी तब उन्हें कुछ धनराशि मिलेगी, 8th में एडमिशन लेंगी तब कुछ धनराशि मिलेगी, और फिर जब वो स्नातक कर लेंगी तब कुछ उन्हें धनराशि दी जाएगी, और जब उनका विवाह होने की उम्र हो जाएगी 21 वर्ष तब सरकार कुछ धनराशि देगी। और इसके लिए 1200 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है कन्या सुमंगला योजना 2019। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष काफी पुराना है साथियों, और मिशन इंद्रधनुष का संबंध है संपूर्ण टीकाकरण से। संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना, संपूर्ण टीकाकरण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी क्या है? ग्रामीण भारत की
आबादी क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 34.3 करोड़, 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की ग्रामीण आबादी है साथियों, वो है करीब करीब 83.3 करोड़। 83.3 करोड़ लोग भारत में गांव में निवास करते हैं। यदि हम देखें ये भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है साथियों, तो ये हो जाएगा 68.86%। यानी भारत की करीब करीब 68 या हम कहें 69% आबादी गांव में निवास करती है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करती है साथियों। ये तो बात हुई ग्रामीण आबादी की। यदि हम शहरी आबादी की बात करें तो शहरी जो आबादी है उसका परसेंटेज है 31.2%, करीब करीब ये शहरी आबादी है। ठीक है, ये है ग्रामीण और ये है शहरी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गिरदावर कानून गो पर नियंत्रण कौन करता है? तो मैंने कल इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे आपको मिलेगा लेखपाल। लेखपाल रिपोर्ट करता है कानून गो को, राजस्व निरीक्षक जिसे हम बोलते हैं। कानून को रिपोर्ट करता है तहसीलदार साहब को, या नायब तहसीलदार भी आ जाता है पहले इसमें। ठीक है, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर होते हैं एसडीएम, एसडीएम के ऊपर होते हैं साथियों डीएम, और डीएम के ऊपर होते हैं कमिश्नर, और कमिश्नर के ऊपर होता है राजस्व परिषद जो इलाहाबाद में है। अब सवाल है कानून गो के ऊपर कौन नियंत्रण करेगा? तो कानून गो के ऊपर कौन है? तहसीलदार साहब हैं जो कि पीसीएस होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई है साथियों 2015 में। ये सीधे सीधे याद कर लेना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाया जा सके। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना कहां स्थित है? अफीम की खेती के लिए साथियों उत्तर प्रदेश का एक ही जिला बहुत फेमस है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई भी कर लेगा। तो प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होती है अफीम की खेती करने के लिए, तब आप इसको कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अफीम कैसे प्राप्त होता है। तो अफीम जो है कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम कैसे प्राप्त होता है? अफीम का जो फल होता है पोस्ता, तो वो जब कच्चा होता है, जब पूरा पका नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें कट लगा देते हैं, और उससे जो दूध निकलता है, उस फल का जो दूध होता है, जो लेटेक्स होता है, रबड़ जैसा जो है, उसको सुखा करके अफीम बनाया जाता है। लोग उसका सेवन करते हैं और मदमस्त हो जाते हैं। ठीक, तो गाजीपुर में स्थित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? मिड डे मील बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है साथियों? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है ये है साथियों 75 और 25, यानी 75% जो है वो ये देता है केंद्र, और 25% देता है स्टेट। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये शुरू हुआ था वर्ष 1995 से। इसके अलावा वर्तमान में मिड डे मील कार्यक्रम का नाम बदला जा चुका है। आज के समय में मिड डे मील कार्यक्रम को बोलते हैं पीएम पोषण योजना। क्या बोला जाता है इसको? यहां लिख देता हूं, पीएम पोषण। आज के समय में इसका नाम मिड डे मील योजना नहीं है, मध्याह्न भोजन योजना नहीं है, अब इसका नाम है पीएम पोषण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से ये है। और मैं आपको बता दूं शुरू हुआ 1995 से, और हो सकता है ये भी पूछ ले कि भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको शुरू किया। तो इसको सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने साथियों इसको 1962 में ही शुरू कर दिया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। बाद में ये जो है काफी बढ़िया स्कीम लगी भारत सरकार को, तो उन्होंने 1995 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया। इसमें 75 और 25% स्टेट और सेंट्रल का जो है हिस्सा रहता है। अच्छा, जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर यह हिस्सा हो जाता है 90 और 10 का। 90% केंद्र देता है, 10% राज्य देता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर पूरी 100% हिस्सेदारी केंद्र की होती है, क्योंकि वहां पर कोई राज्य सरकार नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको आप देख लो। और बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत
कब हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसी समय से शुरू हो गया था जिस समय से आपका मोदी जी की सरकार आती है, और मोदी जी की सरकार आई है वर्ष 2014 में। तो 2014 से ही शुरू हो गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत सांसदों से कहा गया कि आप एक गांव को गोद लीजिए और उसका विकास करिए। अब आपने देख ही लिया होगा, आपके आसपास कोई ना कोई सांसद जी तो होंगे, उन्होंने एक आध गांव भी गोद लिया होगा। जरा देखिए उसकी हालत कैसी है और क्या वास्तविकता में जो है गांव का विकास हुआ। तो ये तो जानने वाली चीज है, एक रिसर्च का विषय हो जाएगा कि कितना गांव गोद लिया गया, कितने का विकास हुआ। ये तो हम लोग जानते ही हैं, राजनीति ऐसे ही चलती है। तो 2014 से शुरू हुआ था सांसद आदर्श ग्राम योजना। यदि आपके आसपास किसी सांसद ने कोई गांव गोद लिया हो और वो विकसित हो गया हो तो जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं ऐसे गांव के बारे में जरूर जानना चाहूंगा जिसको किसी नेता ने गोद लिया और उसका विकास कर दिया। तो ये थे हमारे साथियों ये 25 सवाल। इससे पहले हमने 25 सवाल और देखे थे, ये हमारे अगले 25 सवाल है। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।